नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिंदगी हौसलों का नाम है और हौसलों से ही हमारी कोई लड़ाई लड़ी जाती है। जिंदगी में इरादे हम करते हैं, इरादे करने के साथ सपने देखते हैं और सपनों को पाने के लिए हमें आगे बढ़ चलते हैं। तो जिंदगी का जो सफर है वो बेसिकली सपने देखने, इरादे करने, दृढ़ निश्चय करने और अंत में अपनी मंजिल को हासिल करने का नाम है। हमारे आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत आज बैठी हैं जिन्होंने यूपीएससी में अपने इन्हीं इरादों, इन्हीं हौसलों से एक ताकत पैदा की। अपने इरादों को इन्होंने एक पंख दिए और उन्हीं पंखों से आज उन्होंने सफलता की उड़ान भरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से बहुत छोटी सुविधाओं के साथ आज हमारे और आपके बीच में वुमेन एम्पावरमेंट शब्द जिसे हम सुनते चले आए हैं, वहां पर उन्होंने इसको वास्तविकता, इसको हकीकत में बदलकर हमारे सामने रख दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है उजांग IAS एकेडमी के इस मंच पर हमारी जानी मानी शख्सियत जो इन्होंने इस बार सफलता अर्जित की, श्रेया सिंघल, और 176 रैंक लाकर पूरी उजांग फैमिली को, पूरे परिवार को, समाज को बहुत गौरवान्वित किया है। तो आज ये जो सफर हमारा होगा बातचीत का, वो कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा, सफलता के वो नियमों से आपको परिचित कराएगा, सक्सेस के लॉ क्या है बेसिकली, और कैसे हम अपनी तैयारी को एक अगले स्टेप में ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो कहानी है आपको बताएगी कि कैसे आप छोटी जगह से भी होकर, कैसे बहुत अधिक सुविधाएं ना होकर भी, अगर आपके इरादों में जान है, अगर आपने ये निश्चय कर लिया है, ये डिटर्मिनेशन है कि मैंने जो सपने देखे हैं मुझे वो हासिल करना है, और अपनी जो कमियां हैं उसको आपने चैलेंजेस बनाकर, उसको एक चुनौती बनाकर आपने बात कर दी कि मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करनी है और मुझे यूपीएससी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और उसको हासिल करके दिखा देना है। उसका नाम अगर कुछ है तो वो श्रेया है। तो स्वागत करता हूं श्रेया आपका इस मंच पर, उजांग IAS एकेडमी के इस मंच पर। और इस बातचीत के दौर में हम एक एक चीज के स्टेप में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरी एक ऑडियंस आपके बारे में एक बेसिक जानकारी चाहती है। हमारे मन में एक बड़ा ख्वाब होता है कि ये जो IAS बन रहे हैं वो कुछ अलग लोग होते हैं, वो कुछ अलग ही दुनिया से आए होते हैं, शायद उनके पास बड़ी फैसिलिटीज होती है। और वैसे भी आप एक फीमेल फैटर्निटी को आप बिलोंग करती, जहां पर माना जाता है कि सुविधाएं कम मिलती हैं, संघर्ष कंपैरेटिवली जो स्ट्रगल है वो ज्यादा होते हैं। इस बारे में आप अगर मेरी ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि आपने ये पूरी जर्नी कैसे तय की और क्या समाज में आपको भी संघर्ष, इस तरह से कोई स्ट्रगल देखने पड़े, और कैसे आपने उस स्ट्रगल से निकलकर अपनी इस मंजिल को, आज आप फ्लाइंग कलर्स के साथ हैं, आज आप सक्सेसफुल हो रही हैं, आज आप हजारों लाखों लोगों के लिए आज आप एक इंस्पिरेशन हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा कि वो आपसे एक रूबरू हूँ, आपसे बातचीत शुरू करें। शुक्रिया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। सर मेरा नाम श्रेया सिंघल है और मैं सरसावा जो जिला सहारनपुर में आता है उससे बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की है MNIT जयपुर से, और उसके बाद मैं 2018 से प्रिपेयर कर रही हूँ। सर जैसे आपने बोला कि छोटे शहरों में एक तो अभाव होता है इन्फॉर्मेशन का, आपको एक्सपोजर नहीं होता कि आपको ये करियर चूज करना है, इसके लिए आपको कोचिंग कहाँ से करनी है या आपको क्या करना है, कुछ पता नहीं होता। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है। सर दूसरा चैलेंज एक ये भी होता है कि छोटे जगह से जो लोग होते हैं उनके बहुत ज़्यादा अक्सर सपने नहीं होते। वो सोचते हैं कि हम जहाँ हैं बस पढ़ लिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छा करियर बन जाए बस। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है मेरे हिसाब से। तो सर आई थिंक इस पूरी जर्नी में जो मेरा साथ, जिस वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे हिसाब से मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। सर उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज करा। कभी मेरे जो फादर हैं और मेरी मदर है, कभी उन्होंने हमें बेटों से कम नहीं समझा। बहुत बढ़िया। हमेशा कभी भी पढ़ाई के लिए कहीं भी जाना हो, उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया कि आप जाइए, आप अच्छा कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरी पूरी फैमिली ने एक मेरे ऊपर विश्वास रखा। क्योंकि सर हम सभी जानते हैं कि ये IAS की और जो ये परीक्षा होती है इसमें अक्सर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे हम खुद 3 साल से ज़्यादा प्रिपरेशन में रह चुके हैं। तो उसके लिए ना सिर्फ आपको मेहनत करनी होती है, लेकिन आपको पेशेंस भी बहुत दिखाना होता है। तो इसमें आई थिंक सर मेरी फैमिली का इमोशनल सपोर्ट और जो उन्होंने मुझे हमेशा हर स्टेप पे उन्होंने मुझे एनकरेज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। हाँ सर,
जैसे कि सबके साथ होता है, मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं। एक बार के लिए रिश्तेदार भी बोलते हैं कि अभी अगर नहीं हुआ तो बिटिया को घर बिठा लीजिएगा। तो लेकिन ये वही मेरी फैमिली की उनकी सोच है, कभी उन्होंने हमें कम नहीं समझा और हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो ये सिर्फ उनकी वजह से और मेरे टीचर्स की जो गाइडेंस थी उन्हीं की वजह से सर आई थिंक आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके साथ। देखो, जो फैमिली होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। हाँ जी। जब चुभते हुए तीर, चुभते हुए सवाल जब आते हैं, जब आप स्पेशली जब आप बड़ी परीक्षा के लिए जाते हो और फेलियर का सामना करना पड़ता है, कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। क्या वास्तव में फैमिली सपोर्ट करती या नहीं करती है? हमें आपने जब पहली बार ये सपना है, जब उसको आपने परसीव किया, आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, तो क्या आपने बातचीत नहीं की अपने पेरेंट्स से कि मेरा ये ड्रीम है? कई बार मुझे लगता है इसलिए हमें सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि हम कम्युनिकेशन नहीं करते। हम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन में कट जाते हैं कि उनको ये बताने से चूक जाते हैं कि मेरा ये ख्वाब है, मुझे ये करके दिखाना है, तो क्या आप मेरा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इस तरह से बातचीत। पहली बार जब आपने यूपीएससी आईएएस बनने का सपना देखा तो क्या आप अपने रास्ते पर चल पड़ी या अपने पेरेंट्स से आपने उनको विश्वास मिला, उनको बताया? सर मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कई बार जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आती है। स्पेशली जैसे मेरे पेरेंट्स, उनका कोई भी सर्विसेज का बैकग्राउंड नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। तो जब मैं 4th ईयर में थी, मुझे आज भी वो कॉन्वर्जेशन याद है। मैंने अपने फादर को बोला था कि मुझे प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना है क्योंकि मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है। मतलब ग्रेजुएशन 4th ईयर में आपने कहा कि नहीं मुझे आगे पढ़ाई। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में वो थोड़े हेजिटेंट थे क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में कोई इस लाइन में नहीं था और उनको भी नहीं पता था और मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन सर फिर मैंने उनको जब विश्वास दिलाया कि नहीं, हम मेहनत करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम कर सकते हैं इस फील्ड में, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो थोड़े टाइम के बाद उन्होंने हमारी बात को समझा और फॉर्चुनेटली सर मैं बोलूंगी मेरे लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में। बिल्कुल। देखिए, बड़ी अच्छी बात निकलकर सामने आए कि अगर आप कोई ड्रीम कर रहे हो, आप देख रहे हो, 2 चीजें इसमें निकल कर आई। श्रेया ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, पहला कि इसमें समय लगता है, ये जल्दबाजी का नहीं, पैराशूट स्टूडेंट के लिए नहीं कि अभी आप आए और आपका जो है वो हो गया। इट टेक सम टाइम और फेलियर का सामना करना पड़ता है इसमें मल्टीपल टाइम, और जरूरी भी है क्योंकि पूरा जीवन आप समाज के लिए आप काम करोगे, आप लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट कहलाओगे और सोसाइटी में चेंजेस रातों रात नहीं आते हैं। आपका पूरा जीवन लग सकता है, आप किसी मकसद के लिए काम कर सकते हो। तो जब ये फेलियर आते हैं ना, तो आपको कई बार आपकी डिटर्मिनेशन बोल जाती है, खुद पर डाउट क्रिएट होता है, यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपके साथ के कितने मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करके या ग्रेजुएशन करके उन्होंने आगे चलकर यूपीएससी की जो है तैयारी की, सक्सेस हुई, लेकिन जब तक वो फेल हुए, उनके दोस्त जो अच्छे पैकेज उठा रहे थे, वो फोटोज डाल रहे थे, फेसबुक पे अपडेट कर रहे थे, तो अंदर एक ऐसी लड़ाई चलती है जो किसी से आप नहीं कह सकते। वहां आपकी फैमिली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, वो जब आपके कंधे पर हाथ रखती है कि नहीं कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप करिए, राइट, आप करिए। और आपकी बात तो इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ये देखिए कि फैमिली में कोई इसके बारे में जानता ही नहीं था। और है जो आप ये बात कहा कि छोटे शहरों में हमारे बच्चे सपने देखते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता होता। मैं एक सरकारी स्कूल में सेमिनार के लिए गया था, जाता रहता हूं ताकि उन बच्चों को अवेयर कर सकूं। तो वहां पर क्या हुआ कि बच्चों से जब मैंने कॉन्फिडेंस में लेके बात करना शुरू किया, उनको बताया कि आप बड़े सपने देख सकते हो, तो बच्चियों ने कहा कि हमें बताया गया कि होम साइंस ले लेना है, आपको शादी ब्याह में ये मदद करती है। और लड़कों को बोला गया था कि ये जो है कुछ छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसको पकड़ लेना है। मुझे ये वाकया याद है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक बच्चे की मम्मी प्रिंसिपल के पास शिकायत करने आई कि ये तुम स्कूल में फालतू लोगों को क्यों घुसाते हो। तो बोला क्या, बोले ये उजांग नाम का कौन सा व्यक्ति आया था, उसने मेरी बेटी को बोल दिया, वो कह रही कि मैं सिंगर बनूंगी। और बताइए हमारे समाज में ये गाएगी तो इसकी शादी कौन करेगा। तो बाकायदा इस तरह से वो झगड़ा करने आई थी कि भाई इस तरह के लोगों को ना बुलाया जाए। तो मैं समझ सकता हूं कि वाकई में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सपने देखने पे एक अजीब सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या अगर हम अपने सपने शेयर भी करते हैं तो हमें डर लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कभी, जब आपने कहा कि यूपीएससी मुझे करना है, मेरा ये ड्रीम है, प्लेसमेंट पैकेजेस छोड़ दिया आपने, तो कुछ चुभते हुए तीरों का सामना करना पड़ा था? यस सर, मतलब जैसे मैं एक अच्छे कॉलेज से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैकेजेस वाली कंपनीज भी आती हैं और उसमें मेरा सिलेक्शन हो भी जाता, लेकिन फिर आपको हर चीज़ से कट ऑफ होकर आपको फोकस करके आपको प्रिपेयर करना होता है। तो पहले तो आप देखते हैं आपके सब दोस्त प्लेस हो रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो वो चीज़ पहले ही आपको थोड़ा चुभती है कि आपका भी ये टाइम है कि आप अर्न कर सकते हैं, अच्छा वर्क कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक वो और अनसर्टेनिटी भी इस एग्जाम
में बहुत ज़्यादा है सर। तो वो भी है। और दूसरा फिर जैसे मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को बोला हुआ था कि आप प्लीज़ किसी को बताइएगा नहीं कि हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि फिर समाज में एक अलग ही तरह का हाइप क्रिएट हो जाता है जो हम नहीं चाहते थे। तो वो भी फिर उनको समझ नहीं आता था कि वो क्या बोलें। तो कुछ टाइम के बाद वो एक इशू बन जाता है। जैसे अगर भगवान ना करे अगर मेरा अभी सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये जस्टिफाई करना कि मैं अभी क्या कर रही हूँ और मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं वो। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। समाज को ऐसा लगता है कि शादी की जिम्मेदारी उसने उठा रखी है। और देखिए यहीं पर पेरेंट्स की ताकत सामने खड़ी होती है। या तो आपको ये लड़ाई खुद लड़नी है। अच्छा, जब आपके साथ ये कैलकुलेशन हुआ कि हमारे कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो मतलब वो डर एक होता है, और ऑब्वियस सी बात है ये डर लगता ही लगता है। और आपको भी ये डर लगता होगा नहीं हुआ तो हमने कॉलेज के बाद ये छोड़ दिया तो, और आपके पास भी ये प्रश्न आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मेरे साथ हर साल ऐसे स्टूडेंट जुड़ते हैं जिनको इस डर का सामना करना पड़ता है। क्या चीज़ थी जिसने इस डर से लड़ने में आपको प्रेरित किया? सर पहली बात तो मैं सबको इस माध्यम से बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी की परीक्षा चाहे आप सक्सेस हो या नहीं हो, ये आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन से पहले अपने को देखा था और अभी देखती हूँ तो बहुत पॉजिटिव चेंज मेरे अंदर आया है। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस रखिए कि परीक्षा में द इम्पॉर्टेंट जो है वो जर्नी है, ना कि रिजल्ट। मुझे पता है ये समझना इस स्टेज पर बहुत मुश्किल होता है, पर ये अंत में जाकर जो उसकी जर्नी होती है वही आपको डिफाइन करती है। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ सर, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही इतना अनप्रिडिक्टेबल है, हमें पता नहीं है कब किस स्टेज पर क्या हो सकता है, तो आपको बैकअप्स करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे उसमें आप स्टेट एग्ज़ाम दे दीजिए या आप आरबीआई के एग्ज़ाम दे दीजिए, जो भी आपके बैकग्राउंड से है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड है तो वो उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। तो एक टाइम के बाद, जैसे आप अगर पहले मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप एटलीस्ट 1 या 2 अटेम्प्ट आप सिंगल माइंडेड फोकस से करिए। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको एक बैकअप की जरूरत है तो आई थिंक आप एक कन्वीनियंटली जो आपको सबसे इजी हो बैकअप, जो भी कोई एग्जाम हो या कोई एजुकेशन में आगे हो, आप वो कर लीजिए, ताकि एक अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, आपकी पर्सनालिटी में इतना बदलाव आ जाएगा कि यूपीएससी की तैयारी या यूपीएससी में सफलता के बाद आप कुछ भी करेंगे उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा सर मेरा मानना है और मैं ऐसा ही सोचती थी। 100%